तो आप सबका बहुत धन्यवाद। कंचनजंगा और दीपक त्रिपाठी जी और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं यहाँ पर, इनमें मैं देख रहा हूँ रामेश्वरी दास को और अखिल मिश्र हैं। श्रीकांत राय भी हैं। अच्छा, और वसंत शंकर गाय भी हैं। अच्छा, वाह, ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आ, बहुत से लोग हैं और बल्ली भाई भी है। नमस्ते बल्ली। अच्छा, तो कुमार मंगलम भी हैं। अच्छा, बहुत से परिचित आ गए हैं इसमें। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। और आ, आ, आज का विषय ये था कि कविता के सरोकार, हिंदी कविता के सरोकार। तो अब सरोकार का दायरा तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो आयोजन है ऑनलाइन लाइव, ये इस जो लॉकडाउन के इन काले दिनों में एक तरह का एक अनलॉक की प्रक्रियाएं हैं। तो बहुत से लोग ये कर रहे हैं और आजकल लाइव का बहुत काफी लंबा चौड़ा दौर चला हुआ है। तो देखिए, बात यह है कि आज की कविता के सरोकार क्या हो सकते हैं। एक तो आज ही उसका सरोकार है, आज जो कुछ हो रहा है और हमारे चारों ओर, हमारे बाहर और हमारे भीतर, तो वो क्या हो रहा है उसको शायद पहचानने की कोशिश जो है वो कविता करती है। मुझे लगता यह है कि आज जो हमारा यथार्थ है वो बहुत विकट हो चला है। ऐसा पहले कभी नहीं था। हालांकि कविता के सरोकार हमेशा गंभीर रहे हैं और कविता कविता के लिए एक संकट काल हमेशा बना रहता है। लेकिन ये जो समय है ये कुछ ज्यादा ही जटिल, उलझा हुआ और समझ में ना आने वाला है। तो इसका हुलिया, यथार्थ का हुलिया आज बहुत कटा फटा, क्षत विक्षत, स्याह और लहूलुहान है। और उसे देखकर मुझे तो सबसे पहले डर सा लगता है। और ये डरावनी घटनाएं हमारे आसपास रोज आए दिन होती हैं, जहां हम देखते हैं कि अत्याचार बढ़ रहे हैं लगातार, स्त्रियों पर, दलित लड़कियों पर। अभी ये कुछ दिन पहले हाथरस में जो घटना हुई है, एक 19 वर्ष की दलित युवती को उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका गला घोंट कर दबाया गया, गला घोंट कर मार दिया गया और उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, जीभ कट गई, या जीभ काट दी गई, जो भी हो। और उसको लेकर हमारे समाज में कोई बहुत दुख जो व्यक्त नहीं किया जा रहा है, और बल्कि जो सवर्ण लोग हैं वो उन लोग जो अपराधियों और आरोपियों की रक्षा में उतर आए हैं। तो एक बड़ी क्रूरता हमारे चारों ओर जो है वो व्याप्त हो रही है। अन्याय चारों ओर बढ़ रहा है। आज ही जो बाबरी मस्जिद पर जो निर्णय आया है उससे भी हमारे समाज के एक बड़े तबके को गहरी निराशा हुई। तो एक ये जो यथार्थ है ये बहुत भयावह है। अभी तो मैंने कल क्या आज की घटना बताई और अभी हाल की घटना बताई। इस तरह की घटनाएं बेशुमार हैं, उनका लेखा जोखा भी रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, सुबह सुबह जो दरवाजे पर जो अखबार आता है हमारे, वो कितना डरावना है। उसमें इतनी डरावनी खबरें रहती हैं कि मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे अखबार जो है वो खून टपक रहा है उससे।
हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, अंधेरगर्दी, इस तरह के समाचार जो है लगातार बने रहते हैं। एक भी दिन का अखबार मुझे सुखद नहीं दिखाई दिया है। तो तो ये देख करके लगता है कि ये यथार्थ हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी बहुत लगा हुआ है। हमने देखा है कि कोविड का जब इस महामारी का जब प्रकोप हुआ, तो लगभग सरकारों ने समाज की चिंता करना बहुत हद तक बंद कर दिया। बीच में आंकड़े आए कि आंकड़ों को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, और बीमारियों की जो संख्या है, बीमारों की संख्या घटाकर बताई जा रही है, और उसके लिए चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी उतनी नहीं है। तो एक एक जो संवेदनहीनता समाज की, हमने देखा कि किस तरह लाखों लोग जो हैं वो शहरों से बेरोजगारी और कोविड के डर से बच करके अपने गांव की ओर जा रहे हैं। और उनमें से बहुत से लोग पैदल जो है 500, 300, 500, 700 मील जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। और इसमें हम लोगों को मध्य वर्ग की वो हृदयहीनता भी दिखाई दी कि उनको इस बात से कोई बहुत सरोकार नहीं था कि इस देश के गरीब, मजलूम और मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो वापस चले जा रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो ये इस तरह की घटनाएं जो है, ये तो हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष हमारे सामने की घटनाएं हैं। तो ये यथार्थ जो है बहुत ही विकट है। और तो अखबार इतनी बुरी खबरों से भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो आज कविता से भी ज्यादा बुरी खबरें हमको सुना रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कवि क्या करे? वो यथार्थ का पीछा करे। यथार्थ इतनी तेजी से भाग रहा है कि अगर हम उसके पीछे जाते हैं तो वो हमसे भी तेज भागता हुआ दिखाई देता है, हमसे भी ज्यादा जटिल होता हुआ दिखाई देता है, और लगता है कि हम उसे अपनी भाषा में पकड़ पाने में असमर्थ हैं। हमारी भाषा सक्षम नहीं रह गई है। तो एक और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो बाजारीकरण और गोमनलीकरण का जो आंधी है, उसने क्या किया है कि उसने हमारी स्मृति और कल्पना पर आक्रमण किया है, और उसने चीजों को एक दूसरे से काट दिया है। मसलन उसने क्या किया है कि मैं आपको एक तरह का समाज में विलगाव पैदा कर दिया है, एक तरह डिस्कनेक्ट। तो वो डिस्कनेक्ट क्या है कि शहरियों को ग्रामीणों से काट दिया है, आदिवासियों को गैर आदिवासियों से काट दिया है, एक जातीय पहचान को दूसरी जातीय पहचान से काट दिया है, हिंदुओं को मुसलमानों से काट दिया है, मुसलमानों को हिंदुओं से काट दिया है, दलितों को सवर्णों से काट दिया है। तो एक तरह का डिस्कनेक्ट जो है, गोया कि हम एक तबके को दूसरे तबके की समस्याओं से कोई मतलब नहीं देंगे। तो इस तरह का जो अलगाव पैदा किया है, यहाँ तक कि एक उपभोक्ता उत्पाद को दूसरे उपभोक्ता उत्पाद से काट दिए गए हैं। तो ये विलगाव भूमंडलीकरण के बाजार ने पैदा किया है, और एक अब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक गहरी खाई बन गई है, एक बहुत काली नदी उनके बीच में बह रही है जिसको लांघना मुश्किल है। तो यथार्थ की ये तस्वीर इस समय है। कवियों का जो काम है वो शायद ये है कि
इस यथार्थ को कैसे दर्ज किया जाए। और मुझे कई बार लगता है कि हमारी भाषा, हमारी हिंदी, और हम सब भाषा के नागरिक हैं। हम हम भाषा में ही सांस लेते हैं। मैं हिंदी में सांस लेता हूँ, बंगाल बंगाल का व्यक्ति बांग्ला में सांस लेता है, असम का व्यक्ति असमी में सांस लेता है, और केरल का व्यक्ति केरल के व्यक्ति के भीतर जो है अपनी भाषा की सांस है। तो ये भाषा क्या इस यथार्थ को व्यक्त करने में समर्थ है? तो मैं ये पाता हूँ कि मेरी भाषा बहुत अक्षम है, और वो इस यथार्थ को न तो समझ पा रही है, न उसे अपनी संवेदना का हिस्सा बना पा रही है। उसके मन में, उसके भीतर एक ही वो है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नहीं की जटिलताएं क्या हैं, ये शायद हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भाषा हमारा साथ नहीं दे रही है। दूसरी ओर इस भाषा को विकृत किया जा रहा है, इस भाषा को भ्रष्ट किया जा रहा है, उसके अर्थों को नष्ट किया जा रहा है। हमारे एक बड़े कवि रघुवीर साय ने कहा था कि पहले मुझे ऐसी बोली पाने दो जिसमें दो अर्थ का भय न हो। तो रघुवीर साय अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा चाहते थे जिसको दो अर्थ न किए जा सके। आज जो राजनेताओं ने, हमारी राजनीति ने भाषा को इतना विकृत और भ्रष्ट कर दिया है कि आश्चर्य होता है कि ये हमारी वही भाषा है। इस भाषा में इतनी हिंसा, इतने अश्लील शब्द, इतने अपशब्द भर दिए गए हैं कि ये अकल्पनीय लगता है। आपने देखा होगा, कहते हैं पिछला जो चुनाव है वो हमारे देश में सबसे गंदी भाषा में लड़ा गया। अभी 2016 में जो चुनाव हुआ था, 2016 में नहीं, 2019 में, सॉरी। तो 2019 में जो चुनाव हुआ वो सबसे गंदी भाषा में लड़ा गया, और इस लड़ाई का जो मैदान जो था वो हिंदी भाषी अंचल ही था। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे राजनेताओं का झूठ इस कदर भाषा में व्याप्त है कि हम जान जाते हैं कि जब एक कोई नेता एक बात कह रहा है तो उसका अर्थ वो नहीं है, बल्कि उसका अर्थ उसका उलट है। तो जब ये कहते हैं कि भारत जो है सद्भाव का देश है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो सद्भाव का देश नहीं है। जब कहा जाता है कि हम अहिंसावादी देश हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम अहिंसावादी देश नहीं हैं, बल्कि हिंसा के समर्थक हैं। तो अर्थों का ऐसा विपर्य, भाषा के अर्थों का में इतना उलट पुलट हमारे समाज में कभी नहीं हुआ था। इस भाषा की रक्षा कैसे की जाए? जर्मनी में जब हिटलर का शासन खत्म हुआ तो वो भाषा इतनी भ्रष्ट कर दी गई थी कि उसके बाद एक दार्शनिक ने कहा कि जर्मन भाषा में कविता लिखना मुमकिन नहीं है। तो इतिहास में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब लगे कि इस भाषा में इतनी हिंसा, घृणा, सांप्रदायिकता भर दी गई है कि इसमें अब रचना करना मुश्किल हो रहा है। तो ये बात समझ में आने वाली होती है। तो एक तो ये हो गया है, इसका जिम्मा, इसको बचाने का जिम्मा भी कविता पर है। फिर मुझे ये ख्याल ये भी आता है कि देखिए, मुक्तिबोध ने ये कहा था कि हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा और अब मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो ये जो नंगा देखने का, अत्याचारियों को, अन्यायियों को, तानाशाहों को नंगा देखने का एक कवि का जो काम है, उसके लिए उसको वो सोचता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो ये हम भाषा में, मैं कम से कम एक कवि के नाते कह सकता हूँ
कि हम भाषा में वो सामर्थ्य पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो ये कह सके कि मैंने उन्हें नंगा देख लिया। तो ये मुक्तिबोध ने देखा था और इसीलिए उनकी जो कविता है अंधेरे में, वो इसीलिए महान दस्तावेज है आज़ादी के बाद के हमारे समाज और हमारी सत्ता के आचरण का। तो वो जो जुलूस जो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में दिखाई देता है, जो बड़ा विकराल जुलूस है, वो जिसमें कि शहर के बड़े बड़े कलाकार, बुद्धिजीवी और ये सब शामिल हैं, उसमें कविगण शामिल हैं जयकार करते हुए। तो वो जुलूस आज भी दिखाई दे रहे हैं, आज भी दिखाई दे रहे हैं, और हम उनको अगर दर्ज कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनको शायद दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, और ये कवियों में ये छटपटाहट मैं देखता हूँ। मेरे जो बहुत से समकालीन कवि, उनमें ये बेचैनी और छटपटाहट ये मैं देखता हूँ कि कुछ है जो उनके हाथ से फिसला जा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे। अब एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है। शायद इसलिए हो रहा है ये कि हमारा जो मध्य वर्ग है वो इस समय उसके पास सफरिंग कम हो रही है, यातना बोध उसके बिना कविता संभव नहीं है, जो पीड़ा का जो एहसास है उसके बिना कविता संभव नहीं है। तो ये सफरिंग और ये जो संतापित जो अंतरात्मा है उसमें हमारी चीजन आ रही है। शायद इसकी वजह यह है, क्या इसकी वजह यह है, मैं ये प्रश्न आपसे भी, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या इसकी वजह यह है कि आज मध्य वर्ग हमारा जो है वो खाता पीता हो गया है, उसने कुछ सुख सुविधाएं जुटा ली हैं, उसके पास कुछ ठीक ठाक नौकरियां हैं, वो कुछ सुखी संतुष्ट है, और यानी उतना संतुष्ट नहीं है जितना पहले था। और वो एक तरह से ये जो बाजारीकरण है, जो उपभोक्ता बाजार है, वो उसका शिकार हो रहा है। तो जैसे उसको अपने जीवन में मान्यता दे रहा है। एक इसके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, ये ऐसा लगता है कि वो मोबाइल पाकर संतुष्ट है। तो आपको याद होगा बीच में ये चर्चा चली थी कि कुछ महिला लेखकों ने कहा कि एलपीजी गैस आने से जो है वो गरीब महिलाओं का जीवन बदल गया है। उसी तरह ये कहा गया कि मोबाइल के आने से जीवन बदल गया है। अगर आपके पास घर में जो सहायिका काम करने आती है, जिसको आप मेड कहते हैं, वो उसके पास मोबाइल आने से उसका जीवन बदल गया है। ये हमको विज्ञापन प्रचार में यही बताया जाता है कि आपको जो मोबाइल है वो खाना नहीं दे सकता है, लेकिन आप मोबाइल से खाना मंगा सकते हैं, तो वो लगभग आधा खाना आपको दे देता है। तो ये आपने बहुत विज्ञापन देखे होंगे ऐसे। तो ये कहना कि इन उपकरणों से, आधुनिक सुख सुविधाओं से जीवन बदल गया है, ये एक शायद हम लोगों ने भी मान लिया है, मध्यवर्गीय समाज के सदस्य होने के नाते। क्या ये सच है? क्या हम इन सुख सुविधाओं के आगे, इस भूमंडलीकरण की आंधी के आगे, इस विराट और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो ये बाजार है, इसके आगे क्या हम घुटने टेक चुके हैं एक हद तक सही? तो ये इन बातों पर शायद हमको सोचना होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा मध्य वर्ग जो है, देखिए पहले ये कहा जाता था कि मध्य वर्ग जो है चिंगारी का काम करता है, उसमें एक बेचैनी होती है चीज़ों को बदलने की, और वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो समाज में जो असंतोष है, जो समस्याएं हैं, और जो उनको एक तरह की चिंगारी देता है ताकि वो परिवर्तन की आग
जल सके, परिवर्तन लाने वाली आग। तो वो मध्य वर्ग में वो चिंगारियां अब शायद खत्म हो गई या बहुत कम हो गई हैं। हम जैसी उम्र, हमारी उम्र में पहुंचे हुए जो लोग हैं, उनके बेटे बेटी क्या है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे बेटे बेटी नहीं है, वो यही है। तो लेकिन है, और वो अपने घरों को सुविधा संपन्न बनाते हैं, भले ही वो हिंदुस्तान ना आए। तो एक दौड़ ऐसी है कि एक ऐसा स्वप्न दे दिया गया है कि ये जो आधुनिक सुविधा संपन्न जीवन का जो स्वप्न है, यही जैसे एक अंतिम स्वप्न है। और ऊपर से हमारे राजनेता ये कहते हैं कि हे मेरे देश के नागरिकों, मैं तुम्हारे लिए स्वप्न देखता रहता हूँ। तो स्वप्न देखने का काम हमने या तो हमने पूंजी को दे दिया है, बाजार को दे दिया है, या हमने अपने समय के नेताओं को दे दिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये आपने ठीक कहा, रोहित ठाकुर जो है ठीक कह रहे हैं कि नोम चॉम्स्की ने ये कहा था। सचमुच भारत का जो मध्य वर्ग है वो अमीर होने के सपने देखता रहता है, जमीन खरीदने के सपने देखता है, बड़ा घर खरीदने, छोटी कार के बाद बड़ी कार का स्वप्न देखता रहता है। सुनते हैं कि एक बार फिल्मकार से किसी ने पूछा था कि आपकी फिल्में गरीबी को बहुत हद तक, बहुत इतना ज्यादा क्यों दिखाती है? तो फिल्मकार ने कहा कि आपके पास कौन सी कार है? तो उसने कहा कि मेरे पास छोटी कार है। तो उन्होंने पूछा कि आप बड़ी कार लेना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जरूर। कहा कि तो तब तो इसका तो आप भी गरीब है, मतलब ये नहीं है। तो खैर बहरहाल ये एक, हम लोग स्वप्न देखते हैं कि हमको पुरस्कार मिल गया है, हम अमीर हो गए हैं, यही सब सपने हम लोग देखते रहते हैं। हमने अमेरिकी जीवन शैली अपना ली है, अमेरिकी जीवन शैली हमारा आदर्श है। तो ऐसे मध्य वर्ग में क्या उम्मीद, क्या मध्य वर्ग से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो शायद ये जो मध्यवर्गीय कविता है हम लोगों जैसी, शायद ये इन चीजों की शिकार हो रही है, और कहीं इसमें वो गिरावट और क्षरण आ रहा है। अब उसके बाद इस मध्य वर्ग से बाहर जो वर्ग है, मसलन आदिवासी समाज या दलित समाज या स्त्रियां, जो कि निश्चय ही पुरुष, मध्य वर्गीय पुरुषों से अलग उनका एक समाज है, और जिसमें बहुत सारे अत्याचार हैं। तो वो है, वहां से शायद बहुत अच्छी कविता आ रही है, शायद नहीं बल्कि वहां से एक ऐसी कविता आ रही है जो हमारी उम्मीदों को बहुत बढ़ाने वाली है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत से आदिवासी कवि हैं। आप निर्मला पुथुल से शुरू करें, हालांकि वो संथाली की कवि ज्यादा रही हैं, लेकिन हिंदी में भी उतनी स्वीकृत और उतनी ही सम्मानित है। या उसके अनुज लुगुन हो, या जसिंता करकेट्टा हो, ग्रेस कुजूर हो। छत्तीसगढ़ से बहुत से युवा कवि आ रहे हैं और आ रही हैं। वहाँ विश्वासी एक्का है, और भी लोग हैं जो यातना के रक्त में से बात कर रहे हैं। वे लोग अनुभव के रक्त के भीतर रह रहे हैं, जहाँ बहुराष्ट्रीय निगम लूटपाट में लगे हुए हैं, अडानी, अंबानी और भी दूसरे पूंजीपति, वो उनके पहाड़ों, वनों और उनमें छिपे हुए खनिजों पर निगाह लगाए हुए हैं। तो वहां से बहुत सार्थक कविता सामने आ रही है। आप इन कवियों को पढ़ें हम लोग, तो ये पता चलेगा कि इनके पास कितने सच्चे और खरे अनुभव हैं। हो सकता है कला उतनी उन्नत न हो सकता है कला में परिष्कार उतना ज्यादा न हो, लेकिन एक जिसको डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट, उनको दिल से निकली हुई वो कविता है, तो वो
वो बहुत सार्थक कविता है। इसी तरह दलित कविता, वो चाहे वो प्रकाश वाल्मीकि रहे हो या मलखान सिंह रहे हो या आज के हमारे कई दलित कवि हैं जिनमें महिलाएं बहुत हैं, तो ये सब लोग जो कविताएं लिख रहे हैं वो उनमें वो बड़ी विश्वसनीय लगती है, वो बड़ी उसमें लगता है बड़ी सच्चाई उसमें बोल रही है। तो मुझे लगता ही है कि मैं एक इनमें से कुछ कवियों की मैं कुछ पंक्तियां आपको मैं सुनाना चाहूंगा। निर्मला पुतुल जो कि झारखंड की है, और आ, वो एक कविता में उनकी कविता में एक आदिवासी स्त्री जो है ईंट दर ईंट अपना छोटा सा घर बनाती है। घर क्या, वो एक घरौंदा है, और लेकिन उसके इर्द गिर्द जो ऊंची इमारतों में रहने वाले जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनकी ईर्ष्या और कुड़न बढ़ती जाती है, और और वो उसका एक मंजिला घर है, लेकिन उसके प्रति वो अगर अपने घर को जब भी कुछ बढ़ाती है तो ऊंचे घरों की जो ईर्ष्या है वो और भी बढ़ती जाती है। तो एक उसमें पूरी प्रक्रिया है कि किस तरह एक आदिवासी स्त्री तिनका तिनका जोड़कर जो अपना एक घोंसला बनाती है या उसको बढ़ाती है, तो कैसे उस कुलीन संपन्न वर्ग की ईर्ष्या भी बढ़ती जाती है। एक कविता में ये ऊपरी प्रक्रिया है, बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त हुई है। और इसी तरह अनुज लुगुन की कविता है जो कि कल्पना के भीतर से एक यथार्थ को जन्म देती है, और इसमें इस कविता में कला और जीवन का फर्क भी मिट जाता है। देखिए, कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने दोनों हाथ अपनी नजर की सीध में उठाए, बाएं हाथ को आगे दाहिने हाथ को पीछे ताना, यह बनी धनुष चलाने की आकृति। मैंने दोनों हाथ झटके में छाती की सीध में फेंके और यह बना भाला। यह कला का छोटा सा नमूना है। इस तरह बनाई जा सकती हैं कई आकृतियां। तो यहाँ एक कवि अपनी देह की मुद्राओं की जो है वो एक हथियार की तरह हमारे सामने रख रहा है। तो ये ऐसे जो अनुभव हैं, ये शहरी मध्यवर्गीय कविता में ये इनका इस तरह के अनुभव का मिलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह एक जसिंता करकेट्टा की कविता है कि वो जसिंता करकेट्टा की कविताओं में जो शहर और गांव, शहर बनाम गांव, और गांव को लूट कर बने हुए शहर, गांवों को लूटकर समृद्ध होने वाले शहर, इनका एक बहुत अच्छा विमर्श मिलता है। तो उनकी एक कविता है, वो शहर भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल मिट्टी और खपरे, पूछते अक्सर वो शहर, क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर। इतनी सी कविता है। ऐसे उनकी एक और छोटी सी कविता है जिसमें वो ये पूछती हैं कि शहरी लोगों, तुम या शासकों, वो कहते हैं शासकों, तुम्हारी शिक्षा यहाँ नहीं पहुंची, तुम्हारा रोजगार यहाँ नहीं पहुंचा, तुम्हारा पैसा यहाँ नहीं पहुंचा, तो एक बात बताओ तुम्हारी सांप्रदायिकता कैसे पहुंच गई। तो इस तरह का सीधा जो सवाल है, इस तरह के सीधे सवाल आदिवासी कविता में बहुत उठाए जा रहे हैं। या दलित कविता है, दलित कविता में या आदिवासी कविता में एक और नाम है विहांग वैभव, क्योंकि बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं। तो ये कविताएं थोड़ा लाउड हैं जरूर, एक थोड़ा उतनी काफी मुखर ढंग से अपनी बात कहती हैं, लेकिन उनके अनुभव की जो आँच है, उनमें अनुभव का ताप इतना अधिक है
कि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। इसी तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं, किसी खेत ठाकुर का, उसमें खेत ठाकुर का मेहनत हमारी, तो कुआं ठाकुर का, फलावे ठाकुर का। हमारा क्या है, सिर्फ गांव है। तो गांव में भी जो दलितों पर अत्याचार है उसका, या ओम प्रकाश वाल्मीकि या मलखान सिंह तो सीधे ललकारते हुए अपनी कविता में कहते हैं कि वो ब्राह्मण, तुम 2 दिन हमारे जैसा जीवन जीकर देखो। तो ये जो अनुभव है, ये हिंदी कविता में पहले नहीं आया था। इसी तरह जो महिलाएं लिख रही हैं, उनमें भी बहुत कात्यायनी है, शोभा है, अनामिका है, सविता सिंह है, अनीता वर्मा है, नीलेश रघुवंशी है, निर्मला गर्ग है। बहरहाल नाम लेना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नाम बहुत से छूट गए होंगे। तो लेकिन उनमें जो है बस शुभा की एक कविता स्त्रियों के दुख के बारे में है कि वो दुख किसी से उठाए नहीं उठ रहा है, और उसमें यहाँ तक आता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां कई हिस्सों में बट गई इस दुख को उठाते उठाते, तो तब भी नहीं उठाया गया उनसे। तो ये दुख जो है फिर अंत में वो कहते हैं ये दुख चिंदी चिंदी नाचेगा आसमान में। तो कागज की चिंदियां जैसी होती हैं उसकी तरह ये नाचता रहेगा। तो ये इस तरह का जो अनुभव है वो पहले नहीं आए थे। तो ये एक बहुत राहत और ये बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस तरह की कविता भी आ रही है। और एक और पक्ष इसका शायद ये है कि देखिए, धूमिल ने बहुत पहले कहा था कि मुझे अपनी कविताओं के लिए एक दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। अगर आप रघुवीर साहब को गौर से पढ़ें तो उनमें भी एक दूसरे लोकतंत्र के लिए छटपटाहट है। उनमें भी इस जो मौजूदा लोकतंत्र को खारिज करने का बहुत आग्रह है और एक दूसरे लोकतंत्र की इच्छा है, जिसके लिए कहा था रघुवीर साहब ने कि एक नया मानव संबंध जो है उसको खोजती है कविता। वो एक नया मानव संबंध बनाना चाहती है। रघुवीर साहब कविताओं में जो समाज, हमने कैसा समाज बना दिया है, हमने कैसा मनुष्य बना दिया है, इसकी चिंता बहुत अधिक दिखाई देती है। वीरेंद्र लंगवाल की कविता में ये हमने कैसा समाज रच डाला है कि जो भी गोरा है या वो काला है। तो ये जो दूसरा लोकतंत्र है, ये दूसरी चीज की ओर जो इशारा है, मैं इस पर थोड़ा कुछ बात करना चाहता था। एक सवाल ये उठता है कि क्या कविता का काम सिर्फ अपने समय के यथार्थ का पीछा करना है? क्या उसका पीछा करते हुए उसे दर्ज करना है? एक कवि ने कहा था कि कविगण कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं और लड़ने में असमर्थ हुए, इसलिए वे दर्ज करते रहते हैं। तो शायद वाल्मीकि से लेकर आज तक ये सब दर्ज ही किया गया है। तो लेकिन क्या हम सिर्फ दर्ज करें, क्या यही कविता का उद्देश्य है? शायद नहीं। शमशेर बहादुर सिंह ने, हमारे बड़े कवि जो है, उन्होंने एक दूसरे संदर्भ में ये कहा था कि वो माध्यम, वो स्पष्ट क्षमा करना कि मैं तुमसे होकर न तुमसे परे हूं, वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता रहा हूं। तो ये जो पार जाना, उसको लांग कर कहीं और जाना, ये भी कविता का उद्देश्य है। वो खाली यथार्थ का इंदिराज नहीं है, यथार्थ का दही खाता नहीं है,
वो एक उसके पार जाने की कोशिश भी है। और ये पार जाना, एक जो लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र के विकल्प में जाना, एक दूसरे लोकतंत्र की खोज में जाना, उसकी ओर संकेत करना, ये भी कविता का काम है। और एक नए समाज का स्वप्न देखना, एक नए मनुष्य का स्वप्न देखना। नए मनुष्य से मेरा अर्थ ये है कि वो सिर्फ उसकी राजनीति नहीं, बल्कि उसका अंतरतम, उसकी संवेदना, उसकी उसका उसका अंतःकरण का आयतन, जो मुक्तिबोध कहते थे अंतःकरण का आयतन, तो उसके अंतःकरण को भी, उसका भी विकल्प ढूंढना कविता का काम है। और सारी बड़ी कविता ये करती रही है। तो ये जो ये दूसरे एक विकल्प की ओर जो जाने की इच्छा है, हम ये मानकर चलें कि ये जो यथार्थ है हमारे चारों ओर, ये दरअसल उस स्वप्न तक जाने के दरवाजे हैं जहां कवि जाना चाहता है। तो ये दरवाजे जो हैं वो स्वप्नों की, दरवाजे जो है स्वप्नों की ओर ले जाने वाले दरवाजे हैं। तो एक कविता का एक काम ये भी है कि वो अपनी कल्पना के सहारे एक नए स्वप्न की सृष्टि कर सके। जो मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में है, उसके अंत में, उस सुरंग के अंत में एक हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है, और वही वो स्वप्न है जो एक कवि देखता है। तो मुक्तिबोध के अंधेरे में एक हमारे समाज की जो सुरंग है, जिसमें इतना अंधेरा है, घनघोर जंगल है, जिसमें पता नहीं बहुत डरावनी चीजें हैं उसमें, उसको इतना समय नहीं है कि उसकी पूरी व्याख्या की जाए, लेकिन उसके अंत में एक प्रकाश दिखाई देता है। यानी वो जो प्रकाश है वो एक उसकी उम्मीद का, वो उसका स्वप्न है, जहां तक वो शायद पहुंचना चाहता है। तो मेरा गला कुछ बैठा हुआ है, तो उम्मीद है कि ये तो मेरे ख्याल से ये एक स्वप्न देखना, और ये स्वप्न ही उसकी कल्पना है। तो कवि का एक काम यथार्थ को दर्ज करना और कल्पना को बचाए रखना है। कल्पना जो है वो स्मृति के आधार पर ही बची रहती है। अगर हमारे पास जितनी बड़ी स्मृति होगी, उतनी बड़ी कल्पना होगी। स्मृति पर आक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा है आज। आप भूल जाइए, और बाजार यही कहता है भूल जाइए, भूमंडलीकरण यही कहता है पिछली चीजों को भूल जाइए आप, और हमारे सत्ताधारी यही कहते हैं कि भूल जाइए पिछली बातों को, पिछले इतिहास को भूल जाइए। तो कविता यानी यथार्थ को लांघ कर उस स्वप्न की ओर जाती है, और स्मृति और कल्पना दोनों को बचाए रखती है। हमारी स्मृति के आधार पर ही शायद हमारी कल्पना तय होती है। स्मृति पर इतना आक्रमण है आज, सब कुछ स्मृति के विरोध में है, पूरा बाजार, और कि हम अपना पिछला जीवन भूल जाए। और आप ये देखें कि भूमंडलीकरण ने और दूसरी बहुत सी शक्तियों ने, जो समकालीन राजनीति की ताकतें हैं, उन्होंने पिछले जो मूल्य हैं उनको बहुत तोड़ फोड़ डाला है। मसलन हमारे देश में देखिए तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र जो है वो अब खत्म होता जा रहा है। जिस लोकतंत्र को हमारी आजादी की लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया गया था, जिस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना संविधान ने की थी, वो लोकतंत्र ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसको जो है अदृश्य किया जा रहा है। ये हमारी पिछली स्मृति को पहुंचा जा रहा है।
अगर हम भाषा में बात करें तो हमारी स्मृतियों को पहुंचने की प्रक्रिया चल रही है। और तो ये जो पुराना जो टूट रहा है, पुराने मूल्य टूट रहे हैं, लोकतंत्र की पुरानी अवधारणाएं तोड़ी जा रही हैं, और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में भी, अमेरिका तक में ये हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यवस्था को तोड़ फोड़ डाला है, बुरी तरह नष्ट कर दिया है। तो ये जो टूट रहा है, पुराने मूल्य, पुराने संबंध, पुरानी अवधारणाएं, इनकी जगह क्या कुछ नए मूल्य आए हैं? क्या कुछ नई अवधारणाएं आई हैं? क्या पुराने समाज की जगह एक नया समाज आया है? पुराना समाज जो था, जिसमें कि कुछ मूल्य व्यवस्थाएं थी, उदारता थी, करुणा थी, भाईचारा था, हमदर्दी थी, अपने अपने पड़ोसी की मदद करने का जज्बा था, और एक परिवर्तन लाने की इच्छा भी थी। तो उसकी जगह क्या कुछ नया आया है? तो हम देखते हैं कि वो नया नहीं आ पाया है, नए मूल्य नहीं आ पाए हैं। पुराने लोकतंत्र की जगह नया लोकतंत्र नहीं आया है, कोई ज्यादा बेहतर लोकतंत्र नहीं आया है, बल्कि तानाशाहियां आ गई। तो ये जो, इसके बारे में इटली के एक मार्क्सवादी विचारक थे, अंतोनियो ग्रामशी। तो अंतोनियो ग्रामशी ने ये कहा था हिटलर के दौर में कि पुराने मूल्य टूट रहे हैं बुरी तरह से, और पुरानी चीजें, पुरानी व्यवस्थाएं ढह रही हैं, लेकिन उनकी जगह जो है वो नए मूल्य नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह नई व्यवस्थाएं और नई अवधारणाएं, नई नैतिकता नहीं आ रही है। तो इसलिए ये विकृति का समय है, ये विद्रूप का समय है। तो ये हमारे समय की विकृति भी यही है, हमारे समय का विद्रूप भी यही है। तो मुझे लगता है कविता को इस विद्रूप के विरुद्ध सक्रिय होना होगा, और यही उसका प्रतिरोध है। क्योंकि देखिए कि ऐसा नहीं कि कविता हमेशा प्रतिरोध करती है, लेकिन कविता जब भी जरूरी होता है हमेशा प्रतिरोध करती है। कविता कोई क्रांति नहीं लाती, लेकिन कोई भी क्रांति कविता के बिना संभव नहीं होती। कोई भी अच्छी क्रांति, कोई परिवर्तन, कविता कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाती है, लेकिन कोई भी परिवर्तन कविता की अनुपस्थिति में नहीं होता। वो होगा तो एक खराब परिवर्तन होगा। तो मुझे लगता है कि एक कविता का ये काम है कि वो अपने समय की विकृति और विद्रूप का प्रतिरोध करे, उसके विरुद्ध अपनी अपनी भाषाई चेतना को निर्मित करे। और इसके लिए शायद मुझे लगता है कि जर्मनी के एक बड़े कवि और नाटककार हुए हैं बर्टोल्ड ब्रेख्ट, उनकी कविता का एक अंश मुझे बहुत पसंद है। और वो एक 4 पंक्तियां ये हैं कि मेरे जमाने में सड़कें दलदलों तक जाती थी, भाषा ने मुझे कातिलों के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे बगैर शासक और भी चैन से रहते, इतनी ही थी मेरी उम्मीद। तो शायद यही कविता एक यही छोटा सा काम जो करती है कि शासकों की और देर तक टिके रहने की उम्मीद को थोड़ा कम कर देती है। वो नहीं तो अगर कविता नहीं होती तो वे शायद और देर तक टिके रहते, उनकी उम्र को कुछ कम कर देती है, जो अत्याचारी, अन्यायी, तानाशाह या फासिस्ट शासक होते हैं। यही कविता का प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध की बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, और जो बड़े कवि हैं उन्होंने इस प्रतिरोध को हमेशा बनाए रखा है। और इसलिए कि आलोक धनवा हम सबके प्रिय कवि हैं, उनकी एक कविता है कभी कपड़े के जूते, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि कपड़े के जूते
कपड़े के वे जूते समय से बाहर झूल रहे हैं। मृत्यु भी अब उन जूतों को नहीं पहनना चाहती, नहीं पहनना चाहेगी, लेकिन कवि उन्हें पहनते हैं और शताब्दियां पार करते हैं। तो मुझे लगता है कवियों को मृत्यु भी जो जिन जूतों को छोड़ चुकी है, वो शायद कवियों को उनके अपने पैर उसमें डालने होंगे, और तभी शायद मुझे लगता है कि हमारा मध्य वर्ग कुछ शायद कुछ सार्थक कविता लिख पाएगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बातचीत तो हो गई है। मुझे कुछ कविताएं सुनाने के लिए कहा गया था, लेकिन शायद समय बहुत कम रह गया है, तो मैं कुछ 2-4 कविताएं सुना देता हूँ। और एक कविता है ताकत की दुनिया। ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूंगा। इस कविता में बहुत से संदर्भ हैं जो शासकों की खपत का, किसी के पास हजारों जूते चप्पल हैं, किसी के पास हजारों साड़ियां हैं, किसी के पास कोई सिक्कों पर अपना नाम खुदवाता है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाता है, कोई इतने हथियार जमा करता है, कोई तेल के लिए इराक और ईरान पर हमला करता है ना। ऐसे संदर्भ इसमें है सारे राजनीतिक। तो यहाँ तक कि इसमें वामन और उनका भी संदर्भ है, जो केरल के देवता माने जाते हैं ओणम, राजा बलि। तो बलि और वामन, किस तरह वामन, विष्णु ने वामन का रूप धारण करके बलि की, राजा बलि की सारी जमीन ले ली थी और पूरा राज्य ले लिया था। और ये ओणम का त्यौहार जो है केरल में, जो वहाँ का प्रमुख त्यौहार है, वो उसे राजा बलि के आने के इंतजार में मनाया जाता है। तो बहरहाल ताकत की दुनिया, ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूँगा, मेरे लिए एक जोड़ी जूते ही ठीक से रखना कठिन है। मैं हजारों लाखों कपड़ों मोजों दस्तानों का क्या करूँगा, मैं इतने सारे कमरों का क्या करूँगा। यह दुनिया एक घर है, कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। मैं सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊंगा, मैं जानता हूँ बाजार से बाहर उनका कोई मोल नहीं है। मैं क्यों बनवाऊंगा कोई मंदिर मस्जिद गिरजा या ऐसा ही कुछ, मुझे पता है वहाँ कोई ईश्वर नहीं रहता। मैं क्यों जमा करूंगा इतने टोप तमगे छाते, इतने घोड़े कुत्ते हीरे मोती, इतना हरबा हथियार, ऐसे ऐसे जहाज। मैं क्यों रहने जाऊंगा चांद पर, वो मुझे धरती से ही दिखाई देता है बहुत सुंदर। 3 डग में ही मैं क्यों नाप लूंगा 3 लोग, सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूंगा पाताल। मैं क्यों कब्जा करूंगा इस धरती पर, किसी को जरूरत हुई तो दे दूंगा उसे, जो भी होंगे मेरे खेत खलिहान। मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊंगा। मैं मनुष्य हूँ, तेल पीते और खून चूसते हुए मैं क्यों बिता दूंगा अपना जीवन। तो एक तो ये है, दूसरी है टॉर्च। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। हमारे इलाके में रोशनी की वह पहली मशीन थी जिसकी शहतीर एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोस की एक दादी ने पिता से कहा, बेटा इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा,
चाची, इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। इसे रात होने पर जलाते हैं और इससे पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दादी ने कहा, उजाले में थोड़ा आग भी रहती तो कितना अच्छा था। तो मुझे रात से ही सुबह का चूल्हा जलाने की फिक्र रहती है। पिता को कोई जवाब नहीं सूझा। वह खामोश रहे देर तक। इतने वर्ष बाद वह घटना, टॉर्च की वह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी चली आती है हमारे वक्त की विडंबना में एक कविता की तरह। फिर एक कविता है, एक कविता ताकतवर आदमी। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि उसे और भी ताकत चाहिए, तो मुझे अपनी दुर्बल भंगुर देह दिखाई दी, जो शाम होते होते थकान से चूर हो जाती थी और आराम चाहती थी। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि वह गरीब माँ का बेटा पैदा हुआ और यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे याद आई वह मेरी माँ, जो अब दुनिया में नहीं थी, जिसके योग्य बनने में मेरी पूरी उम्र ही निकल गई। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि तमाम लोग उससे बेहद खुश हैं, तो मुझे हवा में बहुत से चेहरे तैरते हुए दिखाई दिए, जो लगता था कहीं न कहीं मुझसे रूठे हुए हैं और मेरी किसी गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि उसने देश के लिए घर त्याग दिया, शादी नहीं की, तो मैंने सोचा मैं कितना खुशनसीब था कि रात को लौटने के लिए मुझे एक जगह नसीब हुई, एक भली सी पत्नी मिली जिसने अपने प्रेम के एवज में मुझसे कुछ नहीं चाहा। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि उसे देश के शत्रुओं से घृणा है और उनमें से बहुत से लोग देश के भीतर छिपे हुए हैं, तो मुझे गहरी चिंता हुई कि कहीं मनुष्य के प्रति मेरे भीतर प्रेम घटने न लग जाए। जब ताकतवर आदमी ने कहा कि बहुत से लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं और वे मुझे मार देना चाहते हैं, तो मैंने अपने मामूली से जीवन के बारे में सोचा, जिसे संवारने में कितने ही हाथों ने मदद की थी। जब ताकतवर आदमी ने एक रात संदेश प्रसारित किया कि वह अभी कई साल ताकतवर बने रहना चाहता है, तो मैंने सुबह उठकर किसी अज्ञात से प्रार्थना की, बस आज के दिन बचा रहे यह मेरा धुंधला सा जीवन। और एक और है, फिर मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा बस। ये हत्यारों का घोषणा पत्र। हम जानते हैं हत्यारों का घोषणा पत्र। हम जानते हैं कि हम कितने कुटिल और धूर्त हैं। हम जानते हैं कि हम कितने झूठ बोलते आए हैं। हम जानते हैं कि हमने कितनों की हत्याएं की हैं, कितनों को बेवजह मारा पीटा और सताया है। औरतों और बच्चों को भी हमने नहीं बख्शा। जब लोग रोते बिलखते थे, हम उनके घरों को लूटते थे। वह चलता रहा हमारा खेल, पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी। हमसे ज्यादा कौन जान सकता है हमारे ही कारनामों का काला चिट्ठा। इसीलिए हमें उनकी परवाह नहीं जो जानते हैं हमारी असलियत। हम जानते हैं कि हमारा खेल इस पर टिका है कि बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, और बहुत से लोग हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो भी करते हैं
अच्छा करते हैं और दरअसल वे खुद भी यही करना चाहते हैं। आखिरी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, बल्कि मैं आखिरी दो कविताएं सुनाता हूँ, छोटी छोटी हैं। एक तो मुक्तिबोध की स्मृति में है, इसका पहला अंश है कि मुक्तिबोध स्मृति। मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाया, मेरे साथ के बहुत से लोग तुमसे नहीं मिल पाए। हम सिर्फ उस अंधेरे से मिले जो तुम्हारे जाने के बाद और भी ज्यादा अंधेरा था। हम उस विकराल जुलूस से मिले जो एक मृत्यु दल की तरह था, पहले से ज्यादा विकराल। हमने डोमाजी उस्ताद को देखा जो उस जो इस जो उस शोभा यात्रा में आगे आगे चलता था, बल्कि कई डोमाजी उस्ताद थे छोटे छोटे बगलगीर चलते हुए, और कोई था जो दिखाई नहीं देता था, सिर्फ सुनाई देता था। जिंदगी के अंधेरे कमरों में बेचैन चक्कर लगाता था, बार बार लगातार, लेकिन उसे दर्ज करने वाला अब कोई नजर नहीं आता था। आखिरी कविता है रोटी और कविता। ये मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ कविताएं लिखी थी, तो उनका नाम संयुक्ता है, और तो रोटी और कविता संयुक्ता के लिए। जो रोटी बनाता है कविता नहीं लिखता, जो कविता लिखता है रोटी नहीं बनाता। दोनों का आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता, लेकिन वह क्या है जब एक रोटी खाते हुए लगता है कि कविता पढ़ रहे हैं, और कोई कविता पढ़ते हुए लगता है कि रोटी खा रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से काफी समय हो गया, और क्योंकि कितना समय हो गया है देखें, हाँ 6:05 हो गया है, शायद घंटा भर तो हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी के साथ हम लोग विदा लें, और आप सबका बहुत धन्यवाद। वसंत सगर का अंत तक है, और वो मुझे लगता है कि आपको अगर मेरी बातें कुछ ठीक लगी हो तो मुझे बहुत खुशी है, खुशी होगी। और मुझे लगता है मुझे कोई अभ्यास नहीं है बातचीत करने का, तो मैं आपस में बातचीत तो कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ एकल आपको अपना कुछ कहना हो तो वहाँ मुझे थोड़ा मुश्किल आती है। तो फिर भी कुछ बातें शायद हम लोगों ने की, और तो आप सबका धन्यवाद। दीपक त्रिपाठी और कंचनजंगा और उनके पूरे साथियों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ा, और मुझे ये मौका दिया कि मैं सिक्किम, जहाँ वो पढ़ाते हैं, सिक्किम तक मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि अन्यथा असंभव है। तो इस तरह से आप सब लोगों को मुझे सिक्किम आप लोगों तक ले जाने के लिए, सिक्किम तक ले जाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के साथ जुड़ने का भी की भी मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। तो नमस्कार आप सब लोग।